हमने यहाँ पे HDFC बैंक OD अकाउंट के नाम से लेजर बनाया है। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट का भी आपको यहाँ पे लेजर बना लेना है। इसे भी मुस्कुरा रहा है, आप देख सकते हैं, खुश हैं, वह एक बिजनेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कम्प्लीटली सभी लेजर से बनाना की विंडो सिखाया है, ओपन कर लिया है। अभी मेरे सामने जो विंडो ओपन है उसे गेटवे टेली कहते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेजर की लिस्ट हमारे सामने बनी हुई है और यहाँ से लेजर्स के ऊपर आना है और F5 की प्रेस करना है, जिससे आपने जो लेजर बनाए हैं वही लेजर आपको यहाँ पे शो होंगे। अब जैसे कि मैंने यह सभी लेजर्स बनाए हैं, अब इनमें से मुझे मान लीजिए कि किसी लेजर को एडिट करना है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे टेली प्राइम में 30 ऐसे लेजर बनाना जो कि हर बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं। इससे पहले वाले क्लासेस में हमने आप सभी को बताया था नेचर्स ऑफ ग्रुप के बारे में। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले वह वीडियो देखें, फिर इसे देखें। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लासेस को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि एक बिजनेस करना चाहता है। अब इसे इस बिजनेस के अंतर्गत कुछ ऐसे लेजर्स बनाने होंगे जो कि इसके बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं, और यह जो लेजर बनाएगा वह किसी न किसी बिजनेस के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो चलिए इसे हम आगे समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बिजनेस में कितने प्रकार के लेजर्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को इन सभी लेजर्स के बारे में बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि यह लेजर किस ग्रुप के अंडर में आ सकता है, और साथ ही हम समझेंगे कि यह लेजर्स किस नेचर्स के अंतर्गत बनेंगे और किस नेचर्स के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए आगे हम इसे बैक टू बैक समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बिजनेस है और एक बिजनेस का व्यापारी है जो कि मुस्कुरा रहा है, आप देख सकते हैं, खुश हैं वह एक बिजनेस को करके। सबसे पहले हम समझेंगे एसेट्स के नेचर्स के बारे में कि इस नेचर्स के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे लेजर्स हैं जो कि बनेंगे, जो कि इस बिजनेस की संपत्ति हो सकती है। तो चलिए आगे समझते हैं लेजर और उसके अंडर ग्रुप। कैश अकाउंट भी एक लेजर है जो कि अंडर ग्रुप रहेगा इसका कैश इन हैंड। इसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक लेजर बनाना होगा, वह लेजर डलेगा बैंक अकाउंट के ग्रुप के अंदर में। उसके बाद में HDFC बैंक के नाम से एक हमें लेजर्स बनाना होगा और ये लेजर डालना होगा हमें बैंक अकाउंट के अंडर ग्रुप में। इसी प्रकार राहुल लोन अकाउंट, यह भी हमारी एक संपत्ति हो सकती है क्योंकि हम इसे लोन दे रहे हैं, तो यह भी एक डलेगा लोन एंड एडवांस के अंडर ग्रुप के अंतर्गत। यह भी अंकित इलेक्ट्रॉनिक के नाम से हमें एक लेजर बनाना होगा और यह लेजर हमें डालना होगा सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत। इसी प्रकार RK शर्मा के नाम से हमें एक लेजर बनाना होगा और यह डालना होगा सन्ड्री डेप्टर्स। डेप्टर्स में हम क्यों डालते हैं? क्योंकि यह हमारा एक कस्टमर्स है और इसे हम उधारी से माल बेचते हैं। उसके बाद में हमें कंप्यूटर अकाउंट भी बनाना होगा ताकि हम हमारे बिजनेस को संचालित करने के लिए कंप्यूटर भी खरीदेंगे, उसे हमें डालना है फिक्स एसेट के अंतर्गत। उसके बाद में फिर हम हमारे बिजनेस को संचालित करने के लिए मोबाइल्स फ़ोन खरीदेंगे, उसे भी हमें फिक्स एसेट के अंतर्गत रखना होगा। उसके बाद में हो सकता है कि हम हमारे बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यह भी हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत रखना होगा। उसके बाद में यहाँ पे रोशन एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय को हम सैलरी भी दे सकते हैं या फिर हम उसे कहीं पे जाने के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं, कुछ सामान लाने के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं, तो वह हमें यहाँ पे डालना होगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स। तो यह भी हमारा एक प्रकार का एसेट हो सकता है। जैसे कि हम रोशन शर्मा को यहाँ से कहीं बाहर भेजते हैं कुछ बिजनेस काम के लिए, तो हम इसे कुछ रुपए देते हैं, तो रुपए देने के बाद में हमें यह लेजर मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स के अंतर्गत रखना होगा। अब जैसे कि हमने अभी संपत्ति के बारे में समझा है, अभी हम इसी प्रकार आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे इनकम के बारे में। अब आप देख सकते हैं कि बिजनेस जो व्यापारी है वह खुश हो गया है एक बिजनेस को करके, उसे अब इनकम की प्राप्ति होगी। अब इनकम की प्राप्ति हो गई तो यहाँ पे आप समझिए कि
ये इनकम की प्राप्ति होगी तो हम इसे बोलेंगे आय, और यहाँ पे हम कुछ लेजर बनाएंगे और लेजर भी हमें उसके अंडर ग्रुप में रखना होगा। जैसे कि ओल्ड फर्नीचर हमने सेल किया तो जो ओल्ड फर्नीचर हम बेचेंगे उससे जो इनकम होगी वह हमारे डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगी, तो हमें इससे संबंधित जो लेजर बनेगा वो लेजर हमें डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखना है। उसके बाद में हमने ओल्ड कंप्यूटर सेल किया तो ओल्ड कंप्यूटर जो सेल किया है वह भी हमें डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखना है। उसके बाद में हम यदि डिस्काउंट रिसीव्ड करते हैं, जैसे कि हमें कहीं से डिस्काउंट प्राप्त हुआ है, तो डिस्काउंट से संबंधित जो भी लेजर बनेगा वह लेजर इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखा जाएगा। उसके बाद में गोडाउन रेंट हमें प्राप्त हुआ, हमने हमारे बिजनेस में और भी कहीं पे हमारे गोडाउन से है तो गोडाउन से हमने किराए पे दे रखे हैं तो वहाँ से हमें रेंट प्राप्त हो रहा है, तो रेंट प्राप्त होगा तो यह भी इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखा जाएगा। उसके बाद में कमीशन रिसीव्ड हुआ, कमीशन भी प्राप्त हो सकता है, तो कमीशन प्राप्त होगा तो कमीशन भी हमें इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखना। अब जैसे कि हमने हमारे बिजनेस का जो पैसा है वह मार्केट में हमने ब्याज के तौर पर दे रखा है, तो वहाँ से हमें जो ब्याज प्राप्त होगा जैसे कि मार्केट इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो यह भी हमें इनडायरेक्ट इनकम में। उसके बाद में हम जो भी माल बेचेंगे वह माल से संबंधित जो भी हम लेजर बनाएंगे वह लेजर हमें सेल्स अकाउंट के ग्रुप के अंतर्गत रखना होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम का जो नेचर्स हैं उस नेचर्स के अंतर्गत कुछ इस प्रकार से लेजर्स बनेंगे और उनका जो अंडर ग्रुप है वह अंडर ग्रुप सभी का इस प्रकार से आएगा। अब हम समझेंगे लाइबिलिटीज़ के बारे में। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने आप सभी को बताया था नेचर्स ऑफ ग्रुप के बारे में, ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। यदि आपने वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार वह वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको नेचर्स के बारे में क्लियरली पता चल जाए। अब लाइबिलिटीज़ हमारे बिजनेस के लिए एक प्रकार से यूँ कहें तो कर्ज होती हैं, यानी डेप्ट होती हैं, ठीक है, तो इसे समझिएगा आप। अब हम समझेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से लेजर्स बन सकते हैं और किस प्रकार से उसका अंडर ग्रुप आ सकता है। अब इसे आप समझ सकते हैं कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट के नाम से भी जो भी लेजर बनेगा वह लेजर हमें कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत रखना होगा। अब कैपिटल अकाउंट भी एक प्रकार से देखा जाए तो लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है, और लाइबिलिटीज़ हमारे बिजनेस के लिए कर्ज होती है, मतलब ऋण होती है जिसे हमें भविष्य में चुकाना होता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि बिजनेस और मालिक दोनों को अलग अलग माना गया है टैली के अंतर्गत। मालिक द्वारा लगाई गई पूंजी बिजनेस के लिए एक प्रकार का ऋण है जो कि भविष्य में बिजनेस को देना होता है। इसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिससे आपको यह भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि मालिक और बिजनेस को कैसे अलग अलग माना गया है। तो इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगी, इसीलिए मेक श्योर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियो हैं वह आप तक इजीली पहुंच पाएँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य कुमार के नाम से हमने एक लेज़र बनाया है और इस लेज़र को हमें रखना है रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम आगे समझेंगे इसके बारे में कम्प्लीटली ताकि आपको इसके बारे में भी किसी प्रकार का डाउट ना रहे। उसके बाद में कनक एंटरप्राइजेस के नाम से हमें एक लेज़र बनाना होगा और इस लेज़र को हमें रखना होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में। उसके बाद में हमें मोहन एंटरप्राइजेस के नाम से एक लेज़र बनाना होगा और यह लेज़र हमें रखना होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत। उसके बाद में एडी एंटरप्राइजेस हो गया, यह भी हमें इसके अंतर्गत रखना है। अब देखिए यहाँ पे भी वापस से बिजनेसमैन आ चुका है, अब डेप्ट के साथ में आ चुका है। अब इसे आप देख सकते हैं कि यह भी एक प्रकार से डेप्ट हैं, मतलब कर्ज हैं। अब यह कर्ज कैसे हुआ, जैसे कि यहाँ से माल खरीदेगा तो इसे भविष्य में रुपए देने हैं, इसलिए एयू बैंक लोन अकाउंट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमें यदि हम बैंक से जमानत के तौर पर लोन लेते हैं तो वह लोन हमें सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत रखना होगा। उसके बाद में सुषमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे हम बिना जमानत से जो भी रुपए लेंगे लोन लेंगे वह लोन अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में राजकुमार अकाउंट्स हो गया, यह भी अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में HDFC बैंक ओडी अकाउंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है जो कि बैंक ओडी और OCC के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में टैक्स से संबंधित कुछ लेजर्स हो सकते हैं जो कि हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत रखना है। कुछ इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। अगला है मोहित सैलरी अकाउंट। मोहित सैलरी अकाउंट भी इसके अंतर्गत आ सकता है लायबिलिटीज़ के अंतर्गत, क्योंकि लायबिलिटीज़ के अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि हम इसका प्रोविजंस करते हैं। प्रोविजंस का मतलब होता है प्रावधान करना, किसी भी व्यक्ति को समय पर पेमेंट ना करना और बाद में उसका प्रावधान करना। तो प्रावधान से संबंधित जो भी लेजर बनेगा वह लेजर प्रोविजंस अकाउंट्स के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट अगला है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट भी लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है और इसका जो ग्रुप बनेगा वह ग्रुप सस्पेंस अकाउंट से ही आएगा।
यहाँ तक आपने बड़े ध्यानपूर्वक समझा है इसे। चलिए अब हम आगे समझते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। अब हम समझते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस आखिर होते क्या हैं? एक्सपेंसेस होते हैं खर्च। हमारे बिजनेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होने वाले सभी खर्च इस नेचर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं लेजर्स और अंडर ग्रुप। तो यहाँ पर आप देखिए कंप्यूटर मटेरियल्स एक्सपेंसेस। अब देखिए कंप्यूटर मटेरियल एक्सपेंसेस हो गया है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में ऑफिस रेंट गिवन अकाउंट, यहाँ पे ऑफिस रेंट गिवन अकाउंट हो गया। जैसे कि हम ऑफिस का मतलब रेंट देते हैं, तो रेंट से संबंधित जो भी लेजर बनेगा वह लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार मोहित सैलरी अकाउंट, मोहित को हम सैलरी देंगे तो यह भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। उसके बाद में कमीशन गिवन अकाउंट से हो गया, जो कि यह भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में बैंक चार्जेस अकाउंट से हो गया, यह भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में परचेस अकाउंट हो गया, परचेस अकाउंट भी परचेस अकाउंट्स के अंतर्गत ही आएगा। अब परचेस अकाउंट एक्सपेंसेस कैसे हुआ? परचेस अकाउंट भी एक प्रकार से कहा जाए तो एक्सपेंसेस होता है। हम जो भी माल की खरीदी करते हैं वह माल एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बिजनेसमैन है जो कि इतने सारे खर्चे दे दे के परेशान हो गया है। अब हम समझते हैं आगे। अब जैसे कि मैंने आप सभी को आज इन सभी लेजर्स के बारे में बताया और इनके अंडर ग्रुप के बारे में बताया है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप भी इनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए आगे मैं आप सभी को यह प्रैक्टिस करके भी बता देता हूँ टेली प्राइम के अंदर कि यह लेजर कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ से आप देख सकते हैं कि टेली प्राइम की विंडो को ओपन कर लिया है। अभी मेरे सामने जो विंडो ओपन है उसे गेटवे टेली कहते हैं। अब मुझे यहाँ पे लेजर बनाना है, तो सिंपल लेजर बनाने के लिए क्रिएट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको अकाउंटिंग मास्टर्स की एक विंडो दिखाई देगी। इसमें आपको लेजर्स के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप लेजर्स के ऊपर एंटर करेंगे जैसे ही, उसके बाद में आपके सामने लेजर्स क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि नेम दिखाई दे रहा है, नेम के सामने आपको आप जिस भी नाम से लेजर बनाना चाहते हैं वह नाम आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। उसके बाद में अंडर ग्रुप। अब यहाँ पे आपने जो लेजर बनाया है वह जिस भी अंडर ग्रुप के अंतर्गत आता है वह आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अब आपको यहाँ पर एक और ध्यान रखना है कि टेली प्राइम के अंदर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर से पहले से बना होता है, तो जो पहले से बना हुआ है वह हमें नहीं बनाना है। अब हमें यहाँ पे न्यू लेजर्स क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको सारे लेजर्स के बारे में बताया था, तो सेम हम सभी लेजर्स को यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। मैं इसे थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ ताकि आपको बताने में थोड़ी सी इजी रहे। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेजर की लिस्ट हमारे सामने बनी हुई है, और यह जो इसके पास में जो एक और लिस्ट है यह है अंडर ग्रुप की। अब हमें जो बनाने हैं वह लेजर्स बनाने हैं और इन ग्रुप के अंतर्गत उन्हें रखना है। अब जैसे कि सबसे पहले हमें बनाना है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर। अब यह लेजर हमें किस अंडर ग्रुप के अंदर डालना है? तो यह डालना है हमें बैंक अकाउंट के अंतर्गत। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसे। अब यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स की एक विंडो। अब इस विंडो में से आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट का जो ग्रुप है वह सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद में अब यहाँ पे आपके सामने और भी जानकारी पूछी जाएगी, तो अभी आपको इसे स्किप कर देना है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इनके बारे में कंप्लीटली जानकारी बताऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहेगा करना है। अभी हमें सिर्फ इसे एक्सेप्ट कर लेना है। आप जैसे जैसे एंटर करते जाएंगे यह आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद में आपको इसे कर लेना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आप जैसे करेंगे तो आपने जो लेजर बनाया है वह कंप्लीटली बन चुका है। अब इसी प्रकार हम और भी लेजर्स बना लेते हैं, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, ये भी हमें बैंक अकाउंट में डालना है, इसे भी हमें एक्सेप्ट कर लेना है। अगला है राहुल लोन अकाउंट, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। राहुल लोन अकाउंट भी हमें बना लेना है, और यह भी हमें किस में डालना है? लोन एंड एडवांस में। तो यहाँ पे आपको लोन एंड एडवांस दिखाई देगा, आपको सिंपल इसके अंदर इसे रख देना है। इसे आपको
एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट है इसमें अंकित इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अंकित इलेक्ट्रॉनिक्स का हमें यहाँ पे लेजर बना लेना है। अब अंकित इलेक्ट्रॉनिक्स को हमें डालना है सनरी डेप्टर्स के अंतर्गत, तो यहाँ पे हमें इसको सनरी डेप्टर्स के अंतर्गत डाल देना है। उसके बाद में इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट है आर के शर्मा। यहाँ पे हमें आर के शर्मा का भी बना लेना है। इसे हमें डालना है सनरी डेप्टर्स के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको सभी ग्रुप्स के बारे में कंप्लीटली जानकारी बताई थी। फिर आप सोचोगे कि यहाँ पे मैं सनरी डेप्टर्स क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ या फिर मैं इसको बैंक अकाउंट में क्यों डाल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ डाउट्स होंगे, है ना। तो इससे पहले वाली मैंने एक वीडियो क्रिएट की है, उस वीडियो को आप कंप्लीटली अगर देख लेते हैं तो आपको यह कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि मैं इस लेजर को किस ग्रुप के अंतर्गत डाल रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे आर के शर्मा जो है, आर के शर्मा का मैंने जो लेजर बनाया है, यह एक हमारा कस्टमर है, मतलब हमारे एक ग्राहक हैं। हम इसको उधार से माल बेचते हैं, इसलिए हमने इसका जो लेजर है वह यहाँ पे बनाया है। अब हमें इसको कर लेना है यहाँ से एक्सेप्ट। अगला है कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट के नाम से आपको लेजर बना लेना है। इसे आपको डालना है फिक्स एसेट के अंतर्गत। अब आपको इसको फिक्स एसेट के अंदर डालकर इसे कर लेना है आपको एक्सेप्ट। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन अकाउंट। इसे आपको डाल देना है फिक्स एसेट के अंतर्गत और इसे कर लेना है आपको एक्सेप्ट। क्योंकि यह वस्तु हमारी बिजनेस को संचालित करने के लिए हमने खरीदी है, न कि बेचने के लिए, इसलिए हम इसे फिक्स एसेट के अंतर्गत रखते हैं। अगला है म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट। क्योंकि हमारा बिजनेस यदि अच्छा चलता है तो हो सकता है कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट भी करें म्यूचुअल फंड के अंतर्गत, इसलिए हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड का भी एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हम जब भी कोई निवेश करें तो उसे इस लेजर के अंतर्गत एंट्री कर लें। अब इसे हमें रखना है इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंतर्गत। अब इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंतर्गत हम इसे रखेंगे कुछ इस प्रकार से। इसे कर लेना है हमें एक्सेप्ट। नेक्स्ट है रोशन एम्प्लॉय। अब देखिए जो रोशन एम्प्लॉय का हम जो लेजर बना रहे हैं, यह लेजर हमें रखना है MISC, मतलब मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स के अंतर्गत। तो यहाँ से आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मटेरियल्स एक्सपेंसेस, मतलब EXP। अब कंप्यूटर मटेरियल एक्सपेंसेस को आपको रखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, क्योंकि यह एक प्रकार से देखा जाए तो सीधा खर्च है। मतलब किसी वस्तु को हम बेचने योग्य बनाने के लिए उस वस्तु के ऊपर जो भी हम खर्च करेंगे वह खर्च हमें इस लेजर्स के अंतर्गत रखना होगा। नेक्स्ट है ऑफिस रेंट गिवन। इसे हमें डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, क्योंकि यह हमारे बिजनेस में इनडायरेक्ट खर्चे हैं। नेक्स्ट है मोहित सैलरी अकाउंट। हमें इसे रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, क्योंकि हम बिजनेस में जो भी सैलरी देते हैं वह हमारे बिजनेस के लिए अप्रत्यक्ष खर्च होता है, मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट है कमीशन गिवन अकाउंट्स। अब हमें यहाँ पे कमीशन देने के लिए एक लेजर का निर्माण करना है। कमीशन, इसे भी हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखना है। अगला है बैंक चार्जेस अकाउंट। यह भी हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखना है। इसे भी एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट है परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट को आपको परचेस अकाउंट के ही ग्रुप के अंतर्गत रखना होगा। इसे एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट है IGST इनपुट आउटपुट। देखिए
जीएसटी इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है, ठीक है। तो जीएसटी के लिए एक डेडिकेट वीडियो इस चैनल पर आगे आने वाली है, तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वह वीडियो आपको इजीली मिल सके। अभी मैं जीएसटी का सिर्फ लेजर बना रहा हूँ, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। इसे डालना है आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। नेक्स्ट है मोहित सैलरी अकाउंट। अब मोहित सैलरी अकाउंट तो हमने पहले बना ही दिया, अब यहाँ पे हमें उसका प्रोविज़न करना है। तो प्रोविज़न हमें करना है मोहित सैलरी अकाउंट का, तो हमें यहाँ पे उसका लेजर बना लेना है। अब देखिए ये लेजर पहले से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर नेम ऑलरेडी एग्जैक्ट बता रहा है क्योंकि यह नाम इसमें पहले से बना हुआ है, इसलिए हम इसे चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं इसे मोहित सैलरी अकाउंट 1 कर देता हूँ। अब इसे का हमें प्रोविज़न करना है, तो हम इसे प्रोविजंस के अंतर्गत रखेंगे और इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। आगे मैं बताऊंगा आपको कि हमने इसका प्रोविज़न क्यों किया था, सारी डिटेल्स आपको अच्छे से पता चलेगी। इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट। इसे आपको सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत ही रखना है। इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में अगला लेजर है, इसे हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। अगला है यहाँ पर ओल्ड फर्नीचर सेल्स अकाउंट। तो हमें यहाँ पे ओल्ड फर्नीचर के नाम से एक लेजर बना लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे हमें डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखना है, तो यहाँ से इसे मैं डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रख लेता हूँ। उसके बाद में आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अगला है ओल्ड कंप्यूटर सेल अकाउंट। तो यहाँ पे आपको बना लेना है, इसे भी आपको डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखना है। अगला है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी बना लेना है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बना लेने के बाद में इसे आपको इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखना होगा। इसके बाद में आप यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में नेक्स्ट है गो डाउन रेंट रिसीव्ड अकाउंट। तो यहाँ से आपको गो डाउन का भी रेंट रिसीव्ड बना लेना है। इसे भी आपको इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखना है। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। तो हमें यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड का भी एक लेजर क्रिएट कर लेना है। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट का भी आपको यहाँ पे लेजर बना लेना है। इसे भी आपको इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखना है। नेक्स्ट है, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अगला है मार्केट इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। देखिए मार्केट में हमने जो भी रुपए ब्याज के दर पे दे रखे हैं, यदि वहाँ से हमें ब्याज की प्राप्ति होती है तो उस ब्याज का आप जो भी लेजर बनाएंगे वह लेजर आपका इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं मार्केट इंटरेस्ट रिसीव्ड का एक लेजर बना लेता हूँ। इसे आपको इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखकर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अगला है सेल्स अकाउंट। यहाँ पर आपको सेल्स अकाउंट का भी एक लेजर बना लेना है। इसे आपको सेल्स अकाउंट के ग्रुप में ही रखना है। इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैपिटल अकाउंट अब आया है सबसे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल जब भी हम कोई पूंजी बिजनेस में लगाते हैं तो वहाँ पे हमें एक कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट और प्रोप्राइटर अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और प्रोप्राइटर अकाउंट एक ही होता है, ठीक है। आप जो भी लेजर बनाएंगे वह लेजर आपको कैपिटल अकाउंट के ग्रुप के अंतर्गत ही रखना होगा। तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ कैपिटल अकाउंट के नाम से एक लेजर। इसे आपको कैपिटल के अंतर्गत ही रखना है और एक्सेप्ट कर लेना है।
अगला है शौर्या कुमार। अब देखिए, हमने हमारे बिजनेस के अंतर्गत पूंजी तो लगा दी है, लेकिन हमें हमारे बिजनेस को चलाने के लिए कुछ रुपयों की और आवश्यकता है, कुछ धन की और आवश्यकता है, और वह धन हमें सिर्फ थोड़े समय के लिए चाहिए। तो हम जिस भी व्यक्ति से वह धन थोड़े समय के लिए लेंगे, उस व्यक्ति का हमें यहाँ पे एक लेज़र बनाना होगा। अब आपको एक लेज़र बनाना होगा और उस लेज़र को रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के अंतर्गत रखना होगा, और इसके बाद में आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कनक इंटरप्राइजेस। तो हम यहाँ पे कनक इंटरप्राइजेस के नाम से एक लेज़र बना लेते हैं। अब हमने कनक इंटरप्राइजेस के नाम से जो लेज़र बनाया है, इस लेज़र को हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत रखना होगा। यह हमारा एक कहें तो सप्लायर है, जिससे हम उधार से माल खरीदते हैं। तो हम जिस व्यक्ति से भी उधार से माल खरीदेंगे, जिस सप्लायर से हम उधार से माल खरीदेंगे, उनका जो भी लेज़र बनेगा वह लेज़र सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत आएगा, क्योंकि भविष्य में हमें इन्हें रुपए देने होते हैं, इसलिए यह लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में अगला है मोहन इंटरप्राइजेस। इसे भी आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत रखना होगा। यह भी हमारा सप्लायर है, जिससे हम उधारी से माल खरीदते हैं। इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में नेक्स्ट है एडी इंटरप्राइजेस। इसे भी हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखना है, क्योंकि यह भी हमारा सप्लायर है। इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अगला है एयू बैंक लोन अकाउंट। अब देखिए, यहाँ पे हम बैंक से लोन ले रहे हैं। अब लोन हम ले रहे हैं, मतलब यह लोन है सेक्योर्ड लोन। अब इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि यह लोन हमने बैंक से कागजात गिरवी रखकर या फिर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लिया है। तो जो लोन हमने लिया है, वह लोन का जो लेज़र है, उस लेज़र को हमें सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत रखना होगा। तो मैं यहाँ पे एयू बैंक के नाम से एक अकाउंट बना लेता हूँ, एक लेज़र बना लेता हूँ। इसे आपको रखना है सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत। अब यहाँ पे आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद अगला है सुषमा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमें यह भी एक लेज़र बना लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमें अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत रखना है। अब हमने यहाँ पे इसे अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत क्यों रखा? क्योंकि यह हमारे बिजनेस में एक ऐसी पार्टी है जिससे हमने रुपए उधार लिए हुए हैं, या फिर हमने यूँ कह सकते हैं कि यह हमारा पड़ोसी बिजनेस है जिससे हमने कुछ रुपए बिना जमानत से लिया है। तो यहाँ पे हमें इसको रखना है अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत। इसे आपको इस एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट है राजकुमार अकाउंट। अब हो सकता है कि हमारा पड़ोसी बिजनेस एक और हो, जिसका नाम राजकुमार अकाउंट हमने यहाँ पे रखा। उसके बाद में हमें इसे भी अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत रखना है, जिससे हम बिना जमानत से कुछ रुपए लेंगे थोड़े समय के लिए। इसे भी एक्सेप्ट कर लेना है। अगला है HDFC बैंक OD अकाउंट्स। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारी जो बैंक से लेन देन काफ़ी अच्छी है, इसलिए बैंक ने हमें कुछ लिमिट दी है, जिसे हम ओवरड्राफ्ट या फिर ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट लिमिट बोलते हैं। CC लिमिट का तो नाम आपने सुना ही होगा। वह भी एक प्रकार से यूँ कहें तो लिमिट होती है, जो कि बैंक द्वारा हमें दी जाती है। तो यहाँ पे हमें HDFC बैंक से लिमिट मिली है, तो यहाँ पे हम HDFC बैंक का लेज़र बना लेते हैं। हमने यहाँ पे HDFC बैंक OD अकाउंट के नाम से लेज़र बनाया है, और यह लेज़र हमें बैंक OD के अंडर ग्रुप के अंतर्गत रखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक OD और OCC दोनों हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पे किसी एक में रखना होगा। अब हम किसी एक में कौन से में रखेंगे आप सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यह दोनों ग्रुप एक ही हैं, सिर्फ अलाइज में यहाँ पे इनका नाम चेंजेस हैं और कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप किसी में भी रखेंगे तो दोनों में सेम रहेगा।
उसके बाद में यहाँ से आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में अगला है CGST इनपुट एंड आउटपुट, SGST इनपुट और आउटपुट। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि GST की एक डेडिकेट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको GST के बारे में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सभी को इजीली मिल सकें। तो यहाँ पे मैं CGST के नाम से एक लेज़र बना लेता हूँ। हमें इसे डालना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट है SGST, इसे भी हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखना है और एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग सभी लेजर्स बना दिए हैं कम्प्लीटली। अब इन सभी लेजर्स को आप कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे लेजर्स को देखने के लिए आपको सिंपल एस्केप की से पीछे आना है। पीछे आने के बाद में आपको उसी विंडोज़ के ऊपर आ जाना है, गेटवे ऑफ टेली के पेज के ऊपर आ जाना है। अब आपको यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर आना है। यहाँ से आपको अब आपने क्या बनाया है अब आपने बनाया है लेजर। तो लेजर को देखने के लिए सिंपल आपको लेजर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने जो भी लेजर बनाए हैं वह सभी लेजर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पे सभी के नेचर्स भी शो हो रहे हैं, जैसे कि एसेट हो गया, लाइबिलिटीज हो गई, उसके बाद में एक्सपेंसेस हो गया और इनकम हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेचर्स के अंतर्गत सब ग्रुप और मेन ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने जो लेजर बनाए हैं वह लेजर उसके जस्ट नीचे दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे कि आपको सिर्फ लेजर ही देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेजर व्यू दिखाई दे रहा है F5। आप जैसे ही F5 दबाते हैं अपने कीबोर्ड से तो आपको सिर्फ लेजर ही दिखाई देंगे। अब जैसे कि मैंने यह सभी लेजर्स बनाए हैं, अब इनमें से मुझे मान लीजिए कि किसी लेजर को एडिट करना है, मतलब कि किसी लेजर में परिवर्तन करना है, तो वह परिवर्तन मैं कैसे करूँगा? तो वह परिवर्तन करने के लिए सिंपल आपको एस्केप की से पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद में वापस आपको गेटवे ऑफ टेली के पेज के ऊपर आ जाना है। गेटवे ऑफ टेली के पेज के ऊपर आने के बाद में आपको ऑल्टर के ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप ऑल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर कर देने के बाद में आपको लेजर्स के ऊपर एंटर कर देना है। अब आपको जिस भी लेजर के अंतर्गत एडिट करना है, बदलाव करना है, उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मुझे एक लेजर के अंतर्गत बदलाव करना है तो उस लेजर को मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि यहाँ से मैं उसे सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। अब मुझे इसके अंदर बदलाव करना है तो मैं वह बदलाव कैसे करूँगा? सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नाम टाइप कर देना है और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में आप सिंपल देख सकते हैं कि आपने जो लेजर बनाया है वो लेजर का नाम सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। वापस आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर आ जाना है, यहाँ से लेजर्स के ऊपर आना है और F5 की प्रेस करना है, जिससे आपने जो लेजर बनाए हैं वही लेजर आपको यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कम्प्लीटली सभी लेजर्स बनाना सिखाया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस वीडियो में लेज़र के बारे में और लेज़र को बनाने के बारे में बिल्कुल अच्छी प्रकार से सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और इससे अच्छी वीडियोस में। आज की इस वीडियो में आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।